हाय माय डियर यूट्यूब फैमिली। मुझे हिस्ट्री टेकिंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक अच्छा फॉर्मेट मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। सो बेसिकली ER मतलब कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। जब पेशेंट वहाँ पे आता है तो मोस्टली पेशेंट या तो ट्रॉमा में होता है या पेशेंट शॉक में होगा या एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन जिसके लिए फ़ौरन आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उस पेशेंट की अगर आपको हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्टर टू द पेशेंट, कि आपको बताना है कि आप मेडिकल स्टूडेंट है और यू आर ए हाउस ऑफिसर और ट्रेनी और whoever you are, you have to introduce yourself to the patient. The other one is demographics, वही जो पुरानी हेडिंग मैंने आपको बताई थी। डेमोग्राफिक्स में नेम ऑफ द पेशेंट, देन एज ऑफ द पेशेंट। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट का पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ एक बंदे का और वो लाइक ओल्ड एज का 70 ईयर्स का, तो आपको उसको और मजीद जल्दी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है, उसके इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। ये इसलिए एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जेंडर ऑफ द पेशेंट, ऑक्यूपेशन, फिर एड्रेस ऑफ द पेशेंट, फिर उसके बाद एडमिशन नंबर कि किस नंबर से वो एडमिट है, फिर उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब उसका एडमिशन हुआ। जब आप हिस्ट्री ले रहे हो उसका कौन सा डे है, यानी कि अगर वो कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका हॉस्पिटल में स्टे प्रोलॉन्ग्ड होगा। इस तरह से फिर चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट की किस तरह से वो ER डिपार्टमेंट को आया, उसको क्या प्रॉब्लम था, उसे कोई ब्लीडिंग थी, उसे कोई चेस्ट पेन था, उसे एब्डोमिनल पेन था, उसे क्या चीज़ थी, लाइक उसे या तो सिवियर चेस्ट पेन के साथ आ सकता है माई का पेशेंट फॉर एग्जाम्पल, अदरवाइज कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उसकी चीफ कंप्लेंट उसकी जो है वो प्रॉब्लम होगा जिसके साथ वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर हेडिंग, नेक्स्ट वन, तो वो है प्राइमरी सर्वे। अब आपके पास एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं एंड यू हैव टू डू द प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में क्या चीज़ होती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके मेरी पिछली वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू टेक हिस्ट्री इन द वार्ड। वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मीन। उसके बाद आपने क्या कर लिया, अपनी चीफ कंप्लेंट को यहाँ पे एलेबोरेट कर लिया इन दिस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग। उसके बाद एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन से क्या मुराद है कि एयरवे उसकी पेटेंट है या नहीं है, उसमें कोई स्क्रीशंस तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ब्रीदिंग में। उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन, उसकी सर्वाइकल स्पाइन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या मैसिव ट्रॉमा का पेशेंट है या एक पेशेंट है जो कि कोई हाई फ्लोर से बिल्डिंग से गिर गया है, तो ऑब्वियसली उसकी सर्वाइकल स्पाइन को इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपने इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले मॉनिटर करना है। उसके बाद ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, तो ये देखना है कि पेशेंट सांस ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा, कोई चेस्ट में डिफॉर्मिटी तो नहीं आई, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं आई कि उसका चेस्ट जो है वो फुली इंजर हो गया हो। उसके बाद सर्कुलेशन विद द हेमरेज कंट्रोल, तो आपने देखना है कि उसकी सर्कुलेशन किस तरह है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी कोई ब्रूजेस वगैरह तो नहीं है, कुछ चीज़ तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप उससे पूछ रहे हैं, अभी आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं किया, आप जस्ट उससे पूछ रहे हैं तो उसकी सर्कुलेशन किस तरह है, ब्लीडिंग किस तरह है, अगर ब्लीडिंग हो रही थी तो अभी हेमरेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तक उसकी ब्लीडिंग के लिए क्या किया गया। उसके बाद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी का से ये मतलब है कि आपने असेसमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है, आपने देखना है कि पेशेंट डिसेबल तो नहीं है फिजिकली एज वेल एज मेंटली, मतलब जिस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसकी बातें होंगी, वो आपको हिस्ट्री दे रहा है, तो आपने देखना है कि पेशेंट में डिसेबिलिटी तो नहीं हुई। उसके बाद आपने देखना है पेशेंट एंशियस तो नहीं है, डिस्ट्रेस तो नहीं है या एक्साइटेड तो नहीं है, क्या मसला है उसको। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल, तो आपने देखना है कि वो प्रॉपरली उसका एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ, उसको किस तरह से रखा गया है, उसका क्या प्रॉपर जो है वो फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, उसके साथ क्या मामला हुआ है, आपने इसको इधर देखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग में हमने करना है सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में वो ये हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इलनेस, के पास में उसको ऐसी कोई इंजरी तो नहीं आई है, उसे कोई मेडिकल या सर्जिकल इशू तो नहीं था पास में, कोई उसकी सर्जरी तो नहीं हुई पास में, इंक्लूडिंग प्रीवियस एनेस्थेटिक और सर्जरी की हिस्ट्री, यानी कि उसे पास में जब सर्जरी हुई हो, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मेरी कोलेसिस्टेक्टमी हुई है, अब ये देखना है कि उसके लिए जो उसको एनेस्थीसिया दिया गया था उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी उसकी, तो उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, ठीक है। इसलिए कि हमें पता हो कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था, उसकी पास हिस्ट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन हैं, तो इस दफ़ा हमने क्या क्या उसकी मैनेजमेंट में प्रिवेंशन करनी है। उसके बाद अगली हेडिंग है ड्रग की हिस्ट्री, तो ड्रग हिस्ट्री में देखना है कि उसे कोई एडिक्शन टू एनी ड्रग तो नहीं है, या फिर उसकी हिस्ट्री ऑफ नहीं सॉरी ड्रग हिस्ट्री में हमने कोई एडिक्शन पूछ लिया, उसके अलावा ड्रग की एलर्जी पूछ लिया, उसके अलावा हमने हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी पूछ ली, वही बात सेम। उसके बाद नेक्स्ट में फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड्स एनी प्रॉब्लम, एनी डिजीज दैट रन्स इन द फैमिली। फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड्स एनी डिजीज दैट रन्स इन द फैमिली, ठीक है। उसमें फिर जो मेन है दैट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सडन डेथ, मायोपैथी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर हेपेटाइटिस C और इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूड होते हैं, सही है। अब आ जाते हैं हम ऑर्गन रिव्यू पे, वही जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिस्टमिक रिव्यू बताया था, उसको इन्होंने यहाँ पे ऑर्गन रिव्यू लिखा हुआ है। अब ऑर्गन रिव्यू में सबसे पहले देखो तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसमें हमने देखना है कि उसका एक्टिविटी लेवल किस तरह, कोई चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, गिडीनेस, कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसे कोई प्रीवियस चेस्ट की अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इलनेस रही है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो पेशेंट आपको खुद बताएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में भी, एग्जामिनेशन नहीं सॉरी रिव्यू में, रिव्यू मीन्स कि जो पेशेंट आपको बता रहा है उसे कोई कफ तो नहीं है, स्पूटम, चेस्ट टाइटनेस, ये सारे सवाल हम पूछेंगे और पेशेंट हमें जस्ट बताएगा, और जो बताएगा उसको हमने यहाँ पे लिखना होगा। GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें हम पूछेंगे उसकी बॉल हैबिट्स कैसी हैं, स्लीप कैसी है, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, एपेटाइट कैसी है, वेट लॉस या वेट गेन तो नहीं है उसको। उसके बाद यूरोजेनिटल सिस्टम को पूछेंगे, बर्निंग, मिक्चुरेशन तो नहीं है, UTI के सिम्टम्स तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, अर्जेंसी कैसी है, नक्सूरिया तो नहीं है, रात को तो बार बार नहीं जाना पड़ता, अगर पेशेंट मैरिड है तो कोई STD तो उसको ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से फिर उसके मैनेजमेंट में वेरिएशंस आती हैं और ड्रग्स अलग अलग दी जाती हैं।
फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी है इसमें। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, पल्स रेट उसकी मेजर करेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट मेजर करेंगे कि पर मिनट उसकी रेस्पिरेशन कितनी है। पेशेंट का वेट चेक करेंगे इफ़ पॉसिबल, यानी अगर इमरजेंसी में एक पेशेंट है जोड़ नहीं सकता तो नो नीड टू चेक इट्स वेट। फिर उसके बाद अगली बात साइनोसिस देखेंगे कि उसको कोई साइनोसिस तो नहीं हो रहा। एनीमिया के लिए हम उसका कंजंक्टिवा देखेंगे और जॉन्डिस के लिए उसका स्क्लेरा देखेंगे आंखों में। उसके बाद क्लबिंग उसके नेल्स में चेक करेंगे कि उसके नेल्स में क्लबिंग तो नहीं है। फिर एडिमा चेक करेंगे, एडिमा फीट मोस्टली चेक किया जाता है। उसके बाद लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, तो लिम्फ नोड्स आप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी सारी चेक कर सकते हो, और उसके बाद एक्सिलरी भी चेक कर सकते हो, ये देखने के लिए कोई लिम्फेडेनोपैथी तो नहीं है। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन। नाउ यू शुड नो कि सिस्टमिक रिव्यू और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है। रिव्यू वो चीज़ है जो हमें पेशेंट दे रहा है, सही है, पेशेंट से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड ही इज आंसरिंग अस, दैट इज द रिव्यू। लेकिन एग्जामिनेशन क्या चीज़ है जो हम खुद चेक कर रहे हैं पेशेंट की, उसका एक्सपोजर करके, उससे कॉन्सेंट लेकर और खुद जो एग्जामिनेशन करके हमें पता चल रहा है, दैट इज़ द एग्जामिनेशन। और जो पेशेंट हमें बता रहा है, दैट इज़ द रिव्यू। एग्जामिनेशन पे रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, या पोजीशन ऑफ ट्रेकिया किस तरह, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, दीज 3-4 आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सिस्टम। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे, उसके एपेक्स बीट देखेंगे, पेरिफेरल पल्सेस देखेंगे, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन उसी तरह करेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए भी यही स्टेप्स, और उसके बाद जीआईटी के लिए भी यही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एयरवे की असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट में हम क्या करते हैं, द फर्स्ट वी हैव टू सी इज के उसके लूज टीथ तो नहीं है, या एनी चिप। लूज टीथ और चिप का क्या मतलब होगा, चिप टीथ का कि हमें फिर जब हमने अगर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है फॉर एग्जांपल एंड वी हैव टू पास द एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या डिफॉर्मिटी है, किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयरवे की, ठीक है, तो इसके लिए इसको चेक करना ज़रूरी है। फिर मेलिम्पटी एग्जामिनेशन, तो ये आपको मैं फर्दर इंशाल्लाह इसकी एक वीडियो बना लूँगी एंड देन यू विल नो कि ये मेलिम्पटी एग्जामिनेशन क्या होती है, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। इसमें हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि उसका एयरवे कितना पेटेंट है। उसके लिए देखा जाता है कि उसका हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उसके पिलर्स और उसके यूवुला विजिबल है या नहीं है, और अगर ये चारों चीज़ें जिसमें विजिबल होती हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल पेशेंट। फिर एक एक करके जो चीज़ कम होती जाती है तो उसकी क्लास 1, 2, 3 इस तरह से आते जाते हैं, सही है। तो ये होती है मेलिम्पटी एग्जामिनेशन, मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। फिर नेक की फ्लेक्शन चेक करेंगे और एक्सटेंशन टेस्ट चेक करेंगे कि नेक फ्लेक्स एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही। फिर उसके बाद इंटर इंसाइजर गैप, व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये है कि आपके जो ऊपर के दांत है और आपके नीचे के दांत है, ऊपर और नीचे के इंसाइजर्स के दरमियान कितनी उंगलियों का फर्क है। पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी 3 उंगलियां अपने दांतों के दरमियान रखें। इफ़ ही इज केपेबल ऑफ पुटिंग ऑल 3 फिंगर्स इन बिटवीन अपर इंसाइजर्स एंड लोअर इंसाइजर्स, तो इट मीन्स कि उसका नॉर्मल इंटर इंसाइजर गैप है एंड दिस इज कॉल्ड इंटर इंसाइजर गैप। थायरोमेंटल डिस्टेंस, थायरोमेंटल डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, फ्रॉम थायरॉयड टू मेंटम, जो ये मेंडिबल की जगह होती है मेंटम की, इसके दरमियान का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। इफ इट इज 6.5 सेंटीमीटर तो इट इज़ द नॉर्मल थायरोमेंटल डिस्टेंस। तो अगर नॉर्मल है तो मतलब कि पेशेंट जो है वो एयरवे उसका पेटेंट है, अगर उसके टीथ लूज नहीं है, अगर उसकी मेलिम्पटी क्लासिफिकेशन नॉर्मल है, अगर उसकी नेक फ्लेक्स और एक्सटेंड हो सकती है, अगर उसका इंटर इंसाइजर गैप नॉर्मल है और थायरोमेंटल डिस्टेंस भी नॉर्मल है, तो मीन्स के एयरवे इज पेटेंट। उसके बाद पेरिफेरल वेन्स की एग्जामिनेशन की जाएगी कि वो किस तरह से है। उसके बाद रीअश्योरेंस एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसलिए लिया जाता है ताकि पेशेंट की आगे जो फर्दर मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट वटेवर जो भी किया जाएगा तो उसमें उसका ऑलरेडी गिवन कंसेंट होता है। फिर प्री मेडिकेशन किसको, मैनेजमेंट से पहले क्या इनिशियल मेडिकेशन दी गई है, या अगर फॉर एग्जांपल वो घर से आया और चेस्ट पेन के साथ आया तो घर पे उसने क्या मेडिकेशन ली है बिफोर द मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो उसने मेडिकेशन लिए, दैट इज प्री मेडिकेशन। नथिंग पर ओरल पॉलिसी क्या चीज़ है कि अगर एक पेशेंट है और वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है उसको और सवियर पेन के साथ आया और अब डॉक्टर ने कहा है कि इसकी हम कर रहे हैं अपेंडेक्टमी, तो उसके लिए नथिंग पर ऑरल यानी सर्जरी से आपने एटलीस्ट 6 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज नथिंग पर ऑरल या नील बाय माउथ। एनबीएम भी इसे कहते हैं और एनपीओ भी इसे कहते हैं। एडल्ट में ये 6 to 8 आवर्स होता है, मिनिमम 6 आवर्स आपने कुछ नहीं खाना होता बिफोर एनी सर्जरी, आइडियल कंडीशन है ये। और चिल्ड्रन में 4 to 6 आवर्स होता है। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अगर सीटी करना है, एमआरआई करना है, एक्सरे करना है, वट एवर इज गोइंग टू बी डन, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, कि डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर ने सारी हिस्ट्री ली है, एग्जामिनेशन की है, डिफरेंशियल्स बनाए हैं या उस हिसाब से सर्जरी प्लान की है, उसका यहाँ पे नेम एंड साइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ए patient presenting to you in the emergency with any disease, any symptom, signs or condition related to emergency department. Thank you.